Hello students, good morning. Today's topic is टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट को लीफ स्पॉट डिजीज भी कहा जाता है। ग्राउंड नट पर जो आती है, इसका होस्ट होता है ग्राउंड नट, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है एरेकिस हाइपोजिया, जो कि फैमिली फैबेसी को बिलोंग करता है। इसकी पैथोजन जो होता है सर्कोस्पोरा होता है, जिसकी 2 स्पीसीज मेनली जो होता है वो इस डिजीज़ के लिए, टिक्का डिजीज़ या लीफ स्पॉट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा एंड सर्कोस्पोरा अरेकिडुकुला। ये दोनों जो है टिक्का डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सर्कोस्पोरा की दोनों स्पीसीज। टिक्का डिजीज़ और लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट is regarded as the most important fungal disease of this crop। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। The infection appears when the plants are 1 of the 2-month old। One can see this disease in the month of September in plains of our country। टिक्का disease generally weaken the infected groundnut plants, resulting in defoliation due to excessive spotting on leaves। 20 to 50% loss have been recorded when the disease occurs severely, when this disease is associated with rust यानी पक्सीनिया अरेकिडिस। The loss of रेज टू 70%। ये टिक्का डिजीज या लीफ स्पॉट डिजीज जो होता है, मोस्ट जो होता है फंगल डिजीज होता है, जो क्रॉप को बहुत अधिक जो होता है लॉस करता है। ये इन्फेक्शन जो है प्लांट के लगने के 1 या 2 मंथ के बाद आता है, और लगभग ये डिजीज जो होता है सितंबर मंथ में जो होता है हमारी कंट्री में प्लेन्स में दिखाई देता है। टिक्का डिजीज जनरली जो होता है, ये इन्फेक्टेड जो ग्राउंड नट की जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है उसमें होता है कि डीफोलिएशन यानी कि लीफ का गिरना, या लीफ पर जो एक्सेसिव जो स्पॉट्स बन जाते हैं, उससे क्या होता है इस क्रॉप को यील्डिंग को 20 से लेके 50% तक का लॉस होता है। जब इस डिजीज़ पर जो होता है इसका दूसरा फंगस जैसे कि पक्सीनिया अरेकिडिस, जब वो इस पर इन्फेक्शन करता है तो उसके लॉस जो होता है ये लगभग 70% तक या 80-90% तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि डिजीज़ की सेवारिटी कितनी है, उस पर ये डिपेंड करता है कि डिजीज़ किस तरीके से वो होगा। टिक्का डिजीज़ जो होता है, इसका टिक्का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पर लीफ पर जो होता है टिक्की समान स्पॉट्स दिखाई देते हैं, इसलिए इसको टिक्का डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। और ग्राउंड नट पर इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स स्पॉट्स वगैरह दिखाई देते हैं, वो पैथोजन सॉइल के ऊपर प्लांट ऑर्गन के पूरे ऑर्गन पर इन्फेक्शन करता है। उसके प्रकट होने के जो बेसिस होता है, जैसे उड्रुफ ने 1933 में सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला द्वारा उत्पन्न जो डिजीज़ थी उसको अर्ली स्पॉट नाम दिया, तथा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा द्वारा जो उत्पन्न हुई लीफ पर स्पॉट्स, उनको जो है स्मॉल और डार्क ब्राउन कलर से लेकर ब्लैक कलर के स्पॉट होते थे, जिनको की शेप जो होता है सर्कुलर होता है, एंड मार्जिन कम जो होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, जिससे कि लोअर सरफेस के स्पॉट जो होते हैं कार्बन की तरह जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। तो अरेकिडिकोला द्वारा अर्ली स्पॉट कहा गया, और पर्सोनेटा द्वारा जो है बहुत गंभीर रूप से डिजीज कॉज होती है, तो इसको जो है इन्फेक्शन जो होता है लेट स्पॉट के नाम से दिया गया। और पर्सोनेटा द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला से अधिक जो होता है सीरियस होता है, क्योंकि पर्सोनेटा द्वारा जो डिजीज कॉज होती है उसमें जो एपिडेमिक फॉर्म में आती है, प्लांट में लीफ ही नहीं लगती। जब बहुत अधिक से एपिडेमिक फॉर्म में आती है डिजीज, तो प्लांट में लीफ ही नहीं लगती है, जिससे कि प्लांट्स जो होता है शेप और साइज़ में छोटा हो जाता है, उसके सीड्स भी जो होती हैं उनकी क्वालिटी भी प्रभावित होती है। तो इसमें
जो मेन सिम्टम्स आते हैं ग्राउंड नट पर वो मेनली पहले लीफ पर ही आता है। कि सिम्टम्स को हम फिगर पर देखते हैं कि जो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा द्वारा स्पॉट्स आते हैं वो छोटे छोटे सर्कुलर स्पॉट्स आते हैं और ऊपर जो होते हैं ब्राउन से लेकर के डार्क लोअर सरफेस पर डार्क एकदम ब्लैक कार्बन की तरह ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। इसको ही टिक्का डिजीज कहते हैं। ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा द्वारा जो स्पॉट्स आते हैं। तो सर्कोस्पोरा जो इसका सिम्टम्स मेन होता है The ticka disease of groundnut is caused by two different pathogens, namely Cercospora arachidicola and Cercospora personata. The two pathogens mostly occur in the same leaves. कभी कभी ये एक ही लीफ पर दिखाई देते हैं, कभी दो अलग लीफ पर भी दिखाई दे सकते हैं। The farmer appears about a month earlier than the later. The since two pathogens causes symptoms differing from each other. They are dealt separately as the spots caused by Cercospora arachidicola. एर सर्कुलर भी हो सकता है ये, और ये इरेगुलर भी स्पॉट्स हो सकते हैं और 10 मिलीमीटर डाया में होते हैं। लगभग स्पॉट्स का जो डाया होता है वो 3 मिलीमीटर तक होते हैं। एंड जनरली कोलेस्क, बाद में जो है आपस में सभी कोलेस्क हो जाते हैं। दे आर सराउंडेड बाई ए येलो हालो, और इसके चारों ओर जो होता है येलो कलर का हालो दिखाई देता है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑन द अपर सरफेस द निक्रोटिक एरियाज आर रेडिश ब्राउन टू ब्लैक, व्हेन ऑन द लोअर सरफेस दे आर लाइट ब्राउन। द येलो हालो इज इनडिस्टिंक्ट और नॉट प्रेजेंट ऑन द लोअर लीफ सरफेस। जो एरेकिडिकोला के द्वारा स्पॉट्स आता है ज़्यादातर ये एक ही लीफ पर दिखाई देते हैं या अलग अलग लीफ पर दिखाई देते हैं, जैसे कि इसमें हमने बनाया है, लेकिन यहाँ मैं दोनों को अलग अलग फिगर में दिखा रही हूँ। तो एरेकिडिकोला द्वारा जो आते हैं स्पॉट्स वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, 10 मिलीमीटर के डाया में पाए जाते हैं और जनरली जो होते हैं बाद में कोलेस्क हो जाते हैं। ये एक येलो हालो के द्वारा जो होता है शुरू में जो घिरा हुआ रहता है और अपर सरफेस पे ही केवल दिखाई देता है। निक्रोटिक एरिया रेडिश ब्राउन कलर से लेकर के ब्लैक कलर का दिखाई देता है और लोअर सरफेस पर ये इसके पिछले उस पर जो है लोअर उस पर लाइट ब्राउन कलर का दिखाई देता है। और येलो हालो जो होता है लोअर लीफ सरफेस पर दिखाई नहीं देता है, केवल अपर सरफेस पे ही दिखाई देता है। और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के थ्रू जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो द स्पॉट्स काज्ड बाय सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा आर स्मॉलर मोर सर्कुलर 1 से लेकर के, जैसे ये 10 मिलीमीटर तक के स्पॉट होते हैं और ये 1 से लेकर के 6 मिलीमीटर 1 से 6 मिलीमीटर तक के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जो कि सर्कुलर होते हैं। डायामीटर में 1 to 6 मिलीमीटर तक के होते हैं, सर्कुलर होते हैं और डार्क ब्राउन से लेकर के ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। देयर आर नो हालो अराउंड स्पॉट्स इन द अर्ली स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। शुरुआती उसमें जो होता है इसके चारों ओर कोई येलो कलर की आभा या हालो दिखाई नहीं देती, चाहे अपर सरफेस हो या लोअर सरफेस हो। हाउएवर द इन्फेक्शंस incertain at the time when conidia are produced in Cercospora arachidicola. The conidia are mostly confined the upper leaf surface but are occasionally found the lower leaf surface. In contrast, dark brown in black in color. There are no halo around spots. Most upper leaf surface, lower surface. The conidia of Cercospora personata remains restricted to the lower leaf surface and the conidiophores can be seen in concentric rings. इसमें जो होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा और सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला द्वारा सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं। ये एक ही लीफ पर भी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे सर्कुलर तरह के जो स्पॉट हैं वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा है और इरेगुलर स्पॉट जो दिखाई दे रहे हैं इसमें ये
इरेगुलर स्पॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं ये सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला के द्वारा है। तो सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला के द्वारा जो स्पॉट बनते हैं वो साइज में लार्ज होते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं या फिर सर्कुलर भी हो सकते हैं, और लगभग एक स्पॉट जो होता है 10 मिलीमीटर डाया का होता है और बाद में सभी कोलैस्क हो जाते हैं, जिससे कि ये खूब बड़े बड़े स्पॉट इरेगुलर शेप में दिखाई देते हैं। सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला का जो मेन इन्फेक्शन दिखाई देता है वो अपर सरफेस पे दिखाई देता है। अपर सरफेस के जो स्पॉट्स होते हैं ये येलो कलर की आभा से जो है घिरे रहते हैं, जबकि लोअर सरफेस पर स्पॉट के जो हैं कोई येलो कलर की आभा दिखाई नहीं देती है। और इसमें जो होता है लाइट ब्राउन से लेकर डार्क ब्राउन से लेकर के डार्क ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है, जबकि लोअर सरफेस पर लाइट ब्राउन कलर का स्पॉट दिखाई देता है। पर्सोनेटा द्वारा चूँकि स्पॉट्स छोटे होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं और ये ब्राउन टू ब्लैक कलर के होते हैं, ये स्पॉट्स जो होते हैं 1 से लेकर 6 डायमीटर के होते हैं। किसी भी तरह की येलो कलर की आभा इस पर नहीं दिखाई देती है और लोअर सरफेस पर ये ज़्यादा कन्फाइंड होते हैं। अपर सरफेस पर कुछ कोनिडियोफोर्स वगैरह शो करते हैं, जबकि सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला का जो कोनिडिया है मेनली जो होता है अपर सरफेस पे ही कन्फाइंड होता है, जबकि पर्सोनेटा का कोनिडिया जो है कन्फाइंड होता है लोअर सरफेस पर। तो ये मेन डिफरेंस है। और ये पर्सोनेटा द्वारा जो स्पॉट बनते हैं ये कंसेंट्रिक रिंग बनाते हैं जिसमें कि कोनिडिया डेवलप होते हैं। तो इनके इस सिम्टम्स को एक बार हम और बताते हैं। तो ग्राउंड नट पर जो सिम्टम्स आते हैं पर्सोनेटा के द्वारा जो है, लीफ के स्पॉट जो होते हैं स्मॉल होते हैं, डार्क ब्राउन से लेकर ब्लैक कलर के होते हैं। इसका शेप जो होता है सर्कुलर तथा मार्जिन जो होते हैं कम जो होते हैं विस्तृत होते हैं। लोअर सरफेस के स्पॉट जो हैं कार्बन की लाइक ब्लैक कलर के होते हैं, जबकि सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला द्वारा जो स्पॉट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, सर्कुलर या फिर इरेगुलर हो सकते हैं शेप के और 1 से लेकर 10 मिलीमीटर डायामीटर में होते हैं। निक्रोटिक स्पॉट्स लीफ के अपर सरफेस पर जो है रेडिश ब्राउन से लेकर ब्लैक कार्बन की तरह दिखाई देते हैं और लोअर सरफेस पर ये लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। इनिशियल स्टेज में अपर सरफेस के स्पॉट जो हैं येलो कलर के हालों से घिरे रहते हैं, जबकि लोअर सरफेस पर हालो जो होती है एब्सेंट होती है। और इनिशियल स्टेज में ओनली लीफ स्पॉट दिखाई देता है, किंतु जो लेटर स्टेजेज आती हैं उसमें जो है पिटियोल्स है, स्टेम्स है, स्टेम्स पर भी बाद में जो है यहाँ पर भी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो पिटियोल्स स्टेम पर इन्फेक्शन लेशंस प्रकट होते हैं। यदि इन्फेक्शन प्लांट की यंग स्टेज में होता है तो जो है सीड डेवलपमेंट नहीं होता है, बट अगर मेच्योर प्लांट इन्फेक्टेड होते हैं तब थोड़े से कच्चे सीड्स जो हैं उत्पन्न होते हैं, जो कि श्रिंक और एकदम लिम्ब के अंदर जो है एकदम ढीले हो जाते हैं। बहुत श्रिंक की सिकुड़े हुए छोटे से वो खोलों के भीतर जो है लिम्ब में ढीले पड़े रहते हैं। तो बुआई के समय तो इस तरीके से जो है बुआई के समय देखना होता है कि जितनी जल्दी हम वो कर देंगे और उतना ही इससे जो है बच सकते हैं। इसका जो पैथोजन होता है तो सिम्टम्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म पर। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा एंड सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला, यानी सर्कोस्पोरा की 2 स्पीसीज जो होती हैं इनमें इन्वॉल्व होती हैं और जो कि गंभीर डिजीज कॉज करता है टिक्का डिजीज, या हम इसको लीफ स्पॉट डिजीज भी कह सकते हैं। तो ये जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा एंड सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला, जिसका कि क्लासिफिकेशन है किंगडम होता है फंजाई यानी माइकोटा, यानी कि इसमें जो होता है सारे फंगस आते हैं जिसमें कि फंगस के सारे कैरेक्टर होते हैं। और डिवीज़न यू माइकोटा मतलब ट्रू फंगस। सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है कि इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए ड्यूटेरोमाइकोटिना को जो है फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्लास हाइफोमाइसिटीज में रखा जाता है।
क्योंकि इसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। और ऑर्डर हाइपोमाइसिटेल्स या मोनीलिएस कहते हैं, क्योंकि इसमें कोनिडिया जो होते हैं कुछ जो होते हैं लॉन्ग सेप्टेट टाइप के बनते हैं, और कुछ कोनिडिया जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, कुछ कोनिडिया लॉन्ग होते हैं। यानी पर्सोनेटा द्वारा जो होते हैं वो शॉर्ट कोनिडिया होते हैं, और एकिडिकोला द्वारा जो बनते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और सभी सेप्टेट होते हैं। और फैमिली जो है डिमेटिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, क्योंकि इसका माइसीलियम जो होता है वो इंटरसेलुलर होता है। और जीनस सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा एंड सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला, 2 स्पीसीज मेनली इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सर्कोस्पोरा इनमें दोनों स्पीसीज का माइसीलियम भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला जो होता है इसकी प्राइमरली इंटरसेलुलर जो होती है, जो माइसीलियम होती है इंटरसेलुलर होती है, बट इट बिकम्स इंट्रासेलुलर इन लेटर स्टेजेज व्हेन द होस्ट सेल डाई। इसका जो माइसीलियम होता है जब अंदर एंटर करता है तो वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में फैल जाता है, लेकिन जब होस्ट टिश्यू को डेड कर देता है, डेड हो जाती हैं होस्ट टिश्यू सेल्स, डेड हो जाती हैं, तब ये इंट्रासेलुलर भी हो जाता है। यानी जो शुरुआती स्टेज में जो होता है इंटरसेलुलर होता है इसका माइसीलियम, और लेटर स्टेजेज में ये इंट्रासेलुलर हो जाता है। और किसी भी तरह का जो है हॉस्टोरिया ये प्रोड्यूस्ड नहीं करता, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर हो जाता है, इसलिए ये होस्ट सेल की डेथ के बाद जो होता है ये अंदर एंटर कर जाता है, किसी भी तरह का हॉस्टोरिया प्रोड्यूस्ड नहीं होता है। कोनिडियोफोर्स जो होता है, कोनिडियोफोर्स आर लाइट ऑलिवेसियस ब्राउन कलर का होता है, अनब्रांच्ड होता है, और जेनिक्यूलेट सेप्टेट टाइप का होता है, सेप्टेट होता है, एंड आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्मॉल स्ट्रोमेटा। माइसीलियम जो होता है जब होस्ट सेल जो होती है उसके एपिडर्मिस के नीचे इकट्ठा होकर के माइसीलियम बेनिथ में इकट्ठा होता है और एक स्ट्रोमा का फॉर्मेशन करता है। उस स्ट्रोमा से जो होता है कोनिडियोफोर डेवलप होता है। जो कोनिडियोफोर जो होता है ऑलिवेसियस ब्राउन कलर का होता है एंड अनब्रांच्ड होता है, जेनिक्यूलेट और सेप्टेट होता है, जिसकी स्मॉल स्ट्रोमेटा से डेवलप होता है। कोनिडिया जो होते हैं सब हाईलाइन होते हैं, लाइट येलो कलर के होते हैं, ऑब्क्लेवेट टाइप के होते हैं। ऑब्क्लेवेट सिलिंड्रिकल शेप, जिसको कि इस टाइप का शेप बनाते हैं, सिलिंड्रिकल शेप। और कोनिडियोफोर जो होता है कोनिडिया जो होते हैं सब हाईलाइन होते हैं, लाइट येलो कलर के होते हैं, ऑब्लिवेट सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और सेप्टा जो होता है 4 से लेकर 12 सेप्टा तक होता है। इसको हम फिगर के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। ये जो बी वाला ओ है ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा का है, और ये जो है सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला का है। यानी सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला का जो कोनिडिया होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, और सेप्टा जो होते हैं 4 से लेकर के 12 सेप्टा डेवलप होते हैं। इसमें 4 से लेकर 12 सेप्टा पाया जाता है। और ये देखिए होस्ट एपिडर्मिस के नीचे स्ट्रोमा इकट्ठा होता है, जैसे इसका माइसीलियम जो है शुरुआती स्टेज में जो होता है इंटरसेलुलर होता है, लेकिन बाद में जब होस्ट सेल डेथ हो जाती है तब जो होता है ये इंट्रासेलुलर माइसीलियम डेवलप होता है। और इस माइसीलियम से जो है फिर जो है माइसीलियम जो है इंट्रासेलुलर हो करके वहाँ पर कोनिडियोफोर जो होते हैं स्ट्रोमा से बाहर निकलते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का हस्टोरिया ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये जो कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर देखिए लाइट ऑलिवेसियस टाइप का होता है, ब्राउन कलर का होता है, और इसके जो होता है अनब्रांच्ड होता है, किसी भी तरह की ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। जेनिक्यूलेट और सेप्टेट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रोमा से डेवलप होता है। ये स्ट्रोमा से डेवलप हुए हैं। कोनिडिया जो होते हैं इनके टिप पर लगे होते हैं कोनिडिया,
टिप पर कोनिडिया वियर होते हैं, और कोनिडिया जो होते हैं इनके कोनिडिया जो होते हैं हाईलाइन, सब हाईलाइन होते हैं, लाइट येलो कलर के होते हैं और ऑब्लिक्लेट सिलेंड्रिकल शेप में पाए जाते हैं। इस तरीके से सिलेंड्रिकल या ऑब्लिक्लेट शेप में पाए जाते हैं। सेप्टा जो होता है 4 से लेकर 12 सेप्टा डेवलप होता है और ये लाइट येलो कलर के कोनिडिया डेवलप होते हैं। दूसरे होते हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो होता है उसका माइसीलियम जो होता है सेप्टेट होता है। माइसीलियम सेप्टेट होता है, इंटायरली इंटरनल यानी कि एंडोबायोटिक होता है। इसका माइसीलियम अंदर एंटर कर जाता है यानी कि इंटरसेलुलर जो होता है इस इंटरसेलुलर स्पेसेस में फैल करके ये माइसीलियम ये हास्टोरिया जो होता है मेसोफिल सेल्स के होस्ट के मेसोफिल सेल्स में अंदर एंटर कराता है। तो ये पैलिसेड एंड मेसोफिल सेल्स के होस्ट के पैलिसेड और मेसोफिल सेल्स में अपना हास्टोरिया अंदर इंटरसेलुलर होता है और पैलिसेड और मेसोफिल सेल्स के थ्रू जो होता है उनके होस्ट सेल के अंदर जो होता है अपने हास्टोरिया को अंदर एंटर कराता है। और जब हास्टोरिया का प्रोडक्शन होने लगता है तो पैथोजन जो होता है होस्ट सेल को शुरुआत में जो होता है वो किल नहीं करता है। कोनिडियोफोर डेवलप होता है स्टोमा से, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे जो होता है स्ट्रोमा डेवलप होता है, गद्दीदार स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि अनब्रांच्ड सेप्टेट केवल 1 या 2 सेप्टा देखिए कोनिडियोफोर में दिखाई दे रहे हैं। तो अनब्रांच्ड होता है 1 या 2 सेप्टा होते हैं। जेनिक्यूलेट यानी कि नी शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है इसका, और इसके टिप पर जो होते हैं कोनिडिया डेवलप होते हैं। ये कोनिडिया जो होते हैं ऑब्क्लेवेट टू लेकर के ऑब्लोक्लेवेट सिलेंड्रिकल शेप में पाए जाते हैं और इनका जो होता है कलर होता है ब्राउन या ब्लैक कलर, ब्राउन कलर के पाए जाते हैं। सेप्टा जो इसमें डेवलप होता है 1 से लेकर के 7 सेप्टा पाया जाता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कोनिडिया में। तो 1 से लेकर 7 तक सेप्टा डेवलप होते हैं। तो इसमें केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि डिप्टेरोमाइकोटिना के मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं की गई है, यानी कि इसकी परफेक्ट स्टेज को नहीं जाना गया है, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई में रखा जाता है। और इसके सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न स्पोर जो है कोनिडियोफोर से कोनिडिया वियर होते हैं। कोनिडियोफोर एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्ट्रोमा से कलेक्ट होने से जो माइसीलियम कलेक्ट होता है उस माइसीलियम से कोनिडियोफोर डेवलप होते हैं। तो दोनों तरह के जो स्पीसीज हैं एरेकिडिकोला एंड सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, दोनों के कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया दोनों में डिफरेंट होता है, इसीलिए दोनों के जो सिम्टम्स हैं उनमें भी डिफरेंट पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं डिजीज़ साइकिल पर। पैथोजन की जो डिजीज़ साइकिल होती है यानी जो रिकरेंस होता है डिजीज़ का, उसमें होता है पेरिनेशन में सबसे पहले पेरिनेट होते हैं। तो यहाँ पर डिजीज़ का पेरिनेशन जो होता है कोनिडिया जो होते हैं सॉयल में या डिजीज्ड प्लांट डिब्रीज में जो है पड़े रहते हैं, और या फिर जो ग्राउंड नट का सेल होता है उसमें जो होता है कोनिडिया पड़े हुए रहते हैं, उनसे ही प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज होता है। तो जो कोनिडिया सॉयल में या डिजीज प्लांट डिब्रीजेज में या ग्राउंड नट के सेल में पड़े हुए रहते हैं, ये कोनिडिया डॉर्मेंट फेज में रहते हैं। जब इसके जैसे इसके सीड को जब बोया जाता है या फिर उस सॉयल में जहाँ पर कोनिडिया पहले से मौजूद है वहाँ पर जब सॉयल में प्लांट को ग्रो किया जाता है, तो जैसे ही प्लांट एक्टिव फेज में आता है, ग्रो करना शुरू करता है, ग्रोथ करना, तो ये कोनिडिया जो होता है होस्ट सरफेस तक डिससेमिनेट होकर के पहुंच जाता है, चाहे वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या सॉयल के द्वारा या किसी और ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो होता है वहाँ तक पहुंच जाता है। तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है, व्हेन द न्यू क्रॉप ग्राउंड नट स्टार्ट्स ग्रोइंग द प्रेपिएटिंग बाइएबल कोनिडिया आर ब्रॉट द होस्ट सरफेस बाई वेरियस एजेंसीज germinate in favorable conditions thereupon and cause primary infection।
यानी कि जो कोनिडिया सॉयल में या प्लांट डिब्रीजेज में ग्राउंड नट के सेल के पड़ा रहता है, ये कोनिडिया जब उस सॉयल में या उस ग्राउंड नट को जब बोने के लिए यूज करते हैं, तो जैसे ही प्लांट जो है ग्रो करने लगता है तो कोनिडिया भी एक्टिव फेज में आता है और कोनिडिया जो है डिससेमिनेट होकर के वो नए होस्ट सरफेस तक पहुंच जाता है। जब वहाँ तक वो होस्ट सरफेस पर पहुंच करके इन्फेक्शन कॉज कर देता है, तब जो है वहाँ पर ये कोनिडिया फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करने लगता है। जर्म ट्यूब बनाने के बाद जो होता है, ये होस्ट सरफेस पर इन्फेक्शन करके फिर पेनिट्रेशन करके अंदर होस्ट के अंदर माइसीलियम इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर स्पेसेस में पहुंचता है और जहां से ये इन्फेक्शन कॉज करता है। क्योंकि जो पर्सोनेटा द्वारा होता है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में रहता है और होस्ट सेल को शुरू में डेड नहीं करता है और ये अपना हास्टोरिया अंदर एंटर करके वहाँ से अपना फूड एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो सर्कोस्पोरा अरेकिडिकुला होता है वो शुरू में जो होता है इंटरसेलुलर होता है, लेकिन होस्ट सेल को डेड होने के बाद वो इंट्रासेलुलर होता है, किसी भी तरह का हास्टोरिया अंदर नहीं पहुंचाता। और जब इन्फेक्शन कर लेता है ये जर्म ट्यूब बना करके होस्ट सरफेस पर इन्फेक्शन कर लेता है, तो होस्ट पर जो होता है इन्फेक्शन होने के बाद जो होता है डिजीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। और मैनिफेस्ट होने के बाद ये होस्ट एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो है अपना फिर से स्ट्रोमा, माइसीलियम का स्ट्रोमा या गद्दीदार स्ट्रक्चर कॉज करता है और वहाँ से जो है माइसीलियम से फिर कोनिडियोफोर और कोनिडिया डेवलप होते हैं। तो ये एक तो प्राइमरी साइकिल फिर चलती, और सेकेंडरी साइकिल में क्या होता है, जब होस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तब इन्फेक्शन होने के बाद जो है माइसीलियम जो होता है सेकेंडरी इस पे इन्फेक्शन में जो माइसीलियम डेवलप हो जाता है स्ट्रोमा में, तो उस माइसीलियम से फिर कोनिडियोफोर और कोनिडिया बियर होते हैं। तब वो कोनिडिया जो होते हैं, कोनिडियोफोर के टिप पर जो कोनिडिया बियर होते हैं, जैसे सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा या कोनिडिया सर्कोस्पोरा एरेकिडिकुला के द्वारा जो कोनिडिया वहाँ पर बियर होते हैं, ये कोनिडिया डिससेमिनेट होते हैं और दूसरे होस्ट के सरफेस तक पहुँचते हैं। और दूसरे होस्ट सरफेस तक पहुँच करके जब इनको फेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल होस्ट मिलता है, ससेप्टेबल होस्ट मिलता है, तब ये जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और नए होस्ट पर जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इस तरीके से फील्ड का जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज होता है, यानी दूसरा तीसरा चौथा पौधा फील्ड का इन्फेक्टेड हो जाता है। तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है हेल्दी प्लांट तक, जो पहली प्राइमरी इन्फेक्शन में पहला पौधा फील्ड का इन्फेक्टेड होता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब है इस फील्ड के और दूसरे पौधे जो कि उसी फील्ड में या आसपास के फील्ड में लगे हुए होते हैं। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑन हेल्दी प्लांट्स इन द सेम फील्ड और एडजेसेंट फील्ड इन्वॉल्व्ड बाय द कोनिडिया प्रोड्यूस्ड ऑन प्राइमरी इन्फेक्टेड लीव्स। The conidia disseminated by air or other agencies which bring them on the healthy leaves, whereupon they germinate in favorable conditions and cause infection। यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है, जो कि पहला जो वो इन्फेक्शन होता है, तो कोनिडिया सॉयल में पड़े हुए रहते हैं या फिर ग्राउंड नट के सेल में जो होता है प्लांट डिब्रीजेज में पड़े हुए होते हैं। ये कोनिडिया एक्टिव फेज में आते ही या उस सॉयल में जहाँ पर कोनिडिया पहले से पड़ा है वहाँ पर जो होते हैं जब होस्ट के संपर्क में आते हैं, तब जो है होस्ट जो है कोनिडिया होस्ट तक पहुँच करके और हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या अन्य एजेंसी द्वारा पहुंचकर वहाँ जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, जर्म ट्यूब बनाता है और फिर जो है होस्ट में इन्फेक्शन मैनिफेस्ट कर देता है, जिससे कि डिजीज़ कॉज हो जाती है और सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जब डिजीज़ वहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाती है, तब वो फिर जो है एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो है माइसीलियम फिर इस्टेब्लिश होकर के एक गद्देदार स्ट्रक्चर स्ट्रोमा काज करता है, जिससे फिर नए माइसीलियम डेवलप होते हैं जो कि इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर स्पेसिस में पहुंचकर फिर वहां से अपने कोनिडियोफोर जो है स्ट्रोमा से बाहर, एपिडर्मिस को रप्चर हो जाने के बाद जो होता है स्ट्रोमा बाहर से कोनिडियोफोर बाहर की ओर दिखाई देता है। उस कोनिडियोफोर के टिप पर कोनिडिया लगते हैं। ये कोनिडिया जो है वहाँ से डिससेमिनेट हो जाते हैं हवा द्वारा या फिर अन्य एजेंसी द्वारा। जब वो अन्य होस्ट तक, दूसरे होस्ट तक पहुँचते हैं और होस्ट ससेप्टेबल उनको मिलता है और फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, तो फिर से जर्म ट्यूब बनाते हैं और
जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और जर्म ट्यूब बना करके नए होस्ट पर जो है इन्फेक्शन करके होस्ट पर डिजीज मैनिफेस्ट कर देते हैं। ये कहलाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब ये जो डिजीज साइकिल हमने प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन की दिखाई, इसी को हम, ये तो स्कीमेटिक डायग्राम था, इसको हम अब जो है डायग्रामेटिक डायग्राम से इसका रिकरेंस बताते हैं कि रिकरेंस कैसे होती है, यानी बार बार जो है ये प्राइमरी सेकेंडरी डिवीज़न किस तरीके से कॉज होता है। तो डिजीज़ की जो एनुअल रिकरेंस होती है सॉयल या प्लांट डिब्रीजेज में, जो प्रेजेंट ग्राउंड नट के छिलके होते हैं या सीड होता है उसमें प्रेजेंट जो कोनिडिया होता है या सॉयल में पड़े हुए कोनिडिया होते हैं। वैसे सॉयल में इनके जीवित रहने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ जो है तुरंत के पड़े हुए सॉयल में पड़े हुए मिल सकते हैं। तो ये जो है कोनिडिया वहाँ पर सीड के द्वारा, सीड में पड़े हुए, ग्राउंड नट के छिलकों में पड़े हुए या प्लांट डिब्रीजेज में या सॉयल में जो है पड़े हुए जो कोनिडिया हैं, वो जब वहाँ पर उसी फील्ड में हम दोबारा जो होता है हर साल जब ग्राउंड नट की क्रॉप को जो वहाँ पर सोइंग करते हैं, बोते हैं, तो डिजीज़ की रिकरेंस होती रहती है। क्योंकि उस फील्ड में जो होता है नाइट्रोजन और फास्फेट फर्टिलाइजर्स का यूज जो होता है वो बराबर, हम यील्डिंग बढ़ाने के लिए जब नाइट्रोजन और फास्फेट की फर्टिलाइज़र को बराबर डालते रहते हैं तो डिजीज़ वहाँ पर बढ़ता रहता है। जबकि अगर पोटास का अगर हम डालें, पोटास वगैरह का फर्टिलाइजर्स डालें तो वहाँ पर डिजीज़ का रिकरेंस कम होगा। डिजीज़ की संभावना जो है लीफ में एस्कार्बिक एसिड और रिबोफ्लेविन प्रेजेंट रहने के कारण भी जो होता है उसका रिकरेंस बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसकी जो लीफ होती है उसमें एस्कार्बिक एसिड और रिबोफ्लेविन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे कि यहाँ पर रिकरेंस प्लांट का बराबर इसका डिजीज़ का होता रहता है। और फेवरेबल कंडीशन में डिजीज़ जो होता है इंक्रीज होने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सितंबर मास जो होता है वेदर कंडीशन जो होता है फंगल की ग्रोथ के लिए सहायक होता है। और इंडिया वगैरह में जो होता है जुलाई में जो है डिजीज़ का डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही जुलाई वगैरह में डिजीज बहुत अच्छे से नहीं लग पाती। अगर इसलिए जो है हम पहले सोइंग कर दें प्लांट के, सितंबर वगैरह में डिजीज़ कॉज होती है तो उससे बहुत पहले अगर हम सोइंग कर दें तो जो है हम डिजीज़ के रिकरेंस को रोक सकते हैं। तो जो डिजीज़ का रिकरेंस होता है इसको हम इसमें जो कोनिडिया डॉर्मेंट फेज में है, जो कि प्लांट डिब्रीजेज में पड़ा हुआ है या सीड ग्राउंड नट के सेल्स वगैरह में पड़ा हुआ है, ये कोनिडिया वहाँ पड़ा, जब हम उसी फील्ड में दोबारा जब ग्राउंड नट की फसल को बोते हैं तो ये कोनिडिया डिससेमिनेट होकर या उस सीड के अंदर पड़ा हुआ कोनिडिया जब एक उससे सीडलिंग निकलने लगता है, पौधा जर्मिनेट होने लगता है, तो उस पौधे के जर्मिनेशन के साथ जो होता है उसके कोनिडिया भी वहाँ तक पहुँच करके जर्म ट्यूब बना करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इसमें सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज करके लीफ पर, पिटियोल पर, सब जगह इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। फिर जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस हमें जो है होस्ट की एपिडर्मिस के नीचे इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये होस्ट में फैल जाते हैं सेल्स में, और सेल्स के जैसे सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में फैलता है और अपना हास्टोरिया सेल्स के अंदर पहुंचता है, जहां सेल के अंदर यानी मीजोफिल सेल्स, पैलिसेड सेल्स, इसमें जो है अपने हास्टोरिया को अंदर एंटर कराता है, जिससे कि ये उस सेल्स से जो है अपना पोषक तत्व या फिर अपना न्यूट्रिशन लेता है। और एरेकिडिकोला जो होता है शुरू में इंटरसेलुलर होता है, लेकिन बाद में जो होता है होस्ट सेल को डेड करने के बाद ये जो है इंट्रासेलुलर स्पेसेस पहुंच जाता है, किसी भी तरह का हास्टोरिया अंदर एंटर नहीं कराता है, जबकि खुद ही ये इंट्रासेलुलर हो जाता है। तो होस्ट की एपिडर्मिस के नीचे ये जो होता है स्ट्रोमा माइसीलियम का एक गद्देदार स्ट्रक्चर कॉज करता है। इस स्ट्रोमा जो होता है जब बहुत अधिक इससे जो है कोनिडियोफोर और कोनिडिया जब बियर होने लगते हैं तब ये स्ट्रोमा जो है प्रेशर की वजह से, जब कोनिडिया और कोनिडियोफोर बियर होने लगते हैं तो प्रेशर की वजह से होस्ट की एपिडर्मिस जो होती है वो रप्चर हो जाती है और कोनिडियोफोर और कोनिडिया बाहर दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि कोनिडियोफोर हमने बताया है दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कोनिडियोफोर के टिप पर कोनिडिया बियर होते हैं, फिर ये कोनिडिया जो है हवा द्वारा बिखर करके या किसी अन्य एजेंसी द्वारा बिखर करके ये फिर जो है नए जो है कोनिडिया या कोनिडियोफोर जो होते हैं ये सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी कि
कोनिडिया जो होते हैं ये फिर से दूसरे होस्ट के लीफ तक पहुंचते हैं, वहाँ माइसीलियम डेवलप करते हैं, माइसीलियम डेवलप करके फिर से कोनिडियोफोर और कोनिडिया बियर करते हैं। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये प्राइमरी इन्फेक्शन है, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये डिजीज साइकिल है, इनकी रिकरेंस है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती तो आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हो दोबारा। इसकी जो डिजीज की रिकरेंस की जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, किस कारण से ये जो है फैक्टर जो है ये डिजीज कॉज होती है या सेवायर जो है इन्फेक्शन कॉज होता है। तो इन्फेक्शन के लिए 24 से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ऑप्टिमम टेम्परेचर होना आवश्यक होता है। 24 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑप्टिमम टेम्परेचर डिजीज़ के डेवलपमेंट को बढ़ाता है। और इन्फेक्शन के लिए 3 डेज तक हाई ह्यूमिडिटी का होना आवश्यक होता है। हाई ह्यूमिडिटी अगर 3 दिन तक लगातार बनी रही तो सेवायर इन्फेक्शन फील्ड में कॉज होता है। ए पीरियड ऑफ 3 डेज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी ईच कोनिडिया essential for the most severe infection in a field. Prolonged low temperature and dew also favor severe infection. यानी कि टेम्परेचर जो होगा 24 से 28 डिग्री के बीच होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। और इसमें ड्यू अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पर जो होगा इन्फेक्शन बहुत सेवायर इन्फेक्शन कॉज होगा। इट इज़ did that the application of nitrogen and phosphatic fertilizer increase disease incidence in the field. अगर जो है फील्ड में जो है लगातार हम नाइट्रोजन और फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स डालते रहेंगे तो वहाँ पर डिजीज इंसिडेंस बढ़ता चला जाएगा। अगर उसकी जगह पर हम पोटास डालते हैं तो डिजीज का इंसिडेंस कम होता है। और इसके अलावा चूँकि डिजीज की संभावना इसलिए भी होती है कि ग्राउंड नट की लीफ में जो होता है एस्कार्बिक एसिड और रिबोफ्लाविन प्रेजेंट रहता है, तो जिसकी वजह से जो है उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना और बढ़ जाती है। तो जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें डिजीज इंक्रीज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सितंबर में जो होता है वेदर कंडीशन फंगल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, सहायक होता है, इसलिए उस समय ये डिजीज़ बहुत तेज़ी से कॉज होती है। लेकिन जो मिडिल इंडिया में जो होता है जुलाई मंथ में जो होता है डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम सोइंग जल्दी कर दें, अगर डिजीज़ को हम अगर प्लांट को हम जल्दी सोइंग करें, जल्दी बो दें तो डिजीज़ की संभावना कम हो जाती है। और बुआई के समय जो फैक्टर और डिजीज़ की जो वो होती है उसका कोरिलेशन जो है मेनली होता है कि अगर सोइंग देर से करेंगे तो ज़्यादा इन्फेक्शन होगा और जल्दी कर देंगे तो इन्फेक्शन कम होगा और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरीके से सेवायर इन्फेक्शन के इंसिडेंस को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट भी है जिससे कि हम डिजीज़ को वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट में फर्स्ट होता है इसमें सबसे पहले कल्चरल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस और थर्ड होता है केमिकल प्रैक्टिसेस। और सबसे बेस्ट मेथड होता है कि रेजिस्टेंट वैरायटी को हम ग्रो करें। तो पहली चीज़ है प्लांट डिब्रीजेज। प्लांट डिब्रीज ऑफ द प्रीवियस क्रॉप मस्ट बी बर्न, अवॉइड सॉयल बॉर्न प्राइमरी इनोकुलम। क्योंकि ये डिजीज़ जो होती है सॉयल बॉर्न डिजीज़ होती है, इसलिए अगर वहाँ पर जो इनोकुलम होता है, इनोकुलम मतलब जानते हो प्लांट पैथोजन का कोई भी वो पार्ट जो कि डिजीज़ कॉज करने में कैपेबल होता है वो कहलाता है इनोकुलम। तो वहाँ पर जो भी प्लांट डिब्रीजेज हैं वहाँ पर क्रॉप को बोने से पहले उन प्लांट डिब्रीजेज को पूरी तरह से जला देना चाहिए या उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए, तो हम डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। रोटेशन ऑफ क्रॉप एंड डीप बायरिंग ऑफ डिब्रीज में आल्सो हेल्प डिस्ट्रॉय सॉयल बॉर्न प्राइमरी इनोकुलम। अगर हम एक ही फील्ड में लगातार अगर ग्राउंड नट की फसल को बोते रहेंगे तो वहाँ पर डिजीज इंसिडेंस बहुत अधिक होगा। अगर हम क्रॉप रोटेशन करें, जैसे एक साल कोई और फसल बोई तो 2-3 साल तक वहाँ पर ग्राउंड नट की फसल या इस पैथोजन के होस्ट हो सके ऐसा कोई भी क्रॉप उस फील्ड में ना बोएं,
तो इस क्रॉप रोटेशन से हम डिजीज इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्ली प्लांटिंग, अल्टरनेट डेट सोइंग एंड यूज ऑफ अर्ली मेच्योरिंग वैराइटीज हेल्प स्केपिंग द क्रॉप फ्रॉम डिजीज। अगर हम जल्दी बुआई कर दें, जल्दी प्लांटिंग कर दें, या अल्टरेशन डेट जो है सोइंग उसकी जल्दी रख दें, मेच्योरिटी जल्दी हो जाए वैरायटी की, ऐसे प्लांट को हम डेवलप वहाँ पर ग्रो करें, तो क्रॉप में डिजीज कॉज होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि सोइंग जितना हम देर से करते हैं तो उतनी तेज़ी से डिजीज कॉज होती है। तो वेराइटीज पोसेसेस मोर फॉलिएज, लेस लाइएबल डैमेज दैन इरेक्ट एंड लॉस फॉलिएजेज। अगर हम देर से बोते हैं फील्ड में तो वहाँ पर डिजीज बहुत तेज़ी से कॉज होगा और लीफ वगैरह ख़त्म हो जाएगी। सीड जो होगा वो या तो डेवलप ही नहीं होगा, अगर डेवलप होगा तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। सीड ट्रीटमेंट के लिए इसेंशियल होता है कि एलिमेंट करें सीड बॉर्न प्राइमरी इनोकुलम को। इसके लिए सीड और उसकी जो सेल्स होती हैं, ग्राउंडनट की जो सेल्स होती हैं, उनको जो है हम ट्रीट कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो होता है उसको सीड को ट्रीट कर सकते हैं और डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। और इनको 0.5% जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो है 30 मिनट तक अगर हम रख दें तो हम डिजीज़ से छुटकारा मिल सकता है, यानी कि डिजीज़ जो होता है, सीड जो होती है डिसइंफेक्टेड हो जाती है। और इसके अलावा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होता है एग्रोसानजियन। एग्रोसानजियन को भी अगर हम उससे सीड को ट्रीट करते हैं तो भी जो है डिजीज काज होने की संभावना कम हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और नेक्स्ट है जो सेकेंडरी स्प्रेड होती है डिजीज़ की, फॉलियर स्प्रे होता है। तो वहाँ पर अगर हम कुछ स्प्रे वगैरह कर दें तो वहाँ पर जो है फंजीसाइड वगैरह का स्प्रे, कुछ फंजीसाइड्स हैं जिनके स्प्रे से जो होता है बहुत तो मोस्ट इफ़ेक्टिव फंजीसाइड जो होता है बोर्डेक्स मिक्सचर, जिसको कि 4 और 50 के रेशियो में जो है स्प्रे कर दें तो डिजीज़ को कॉज होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा डाइथेन जेड 78 इसका 0.2% का जो इस सोल्यूशन होता है उसका स्प्रे कर दें। डाइथेन M45 0.2% तक, फाइकॉल 8E, कोसान, ब्रिस्टान, ये सभी इफ़ेक्टिव फंजीसाइड्स हैं। अगर इनका हम 5 या 6 बार स्प्रे करें फंजीसाइड्स का तो जो है हमें डिजीज़ से जो है ये डिजीज़ पूरी तरह से कंट्रोल की जा सकती है। इनके अलावा कुछ फंजीसाइड जैसे बेनोमाइल, बाबेस्टीन, ब्रेस्टोनॉल, वेनलेट, सरकोविन, ये जो है हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं अगेंस्ट दिस ये डिजीज़ के। और तराई एरिया यूपी का जो है वहाँ पर दुबे एटॉल ने 1995 में रिपोर्ट किया था कि बाबेस्टीन, जिसको कि कार्बेंडाजिम भी बोलते हैं, इसको जो है कॉपर की अपेक्षा ये जो है फंजीसाइड बाबेस्टीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये पैथोजन की ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देता है। और जो है हेक्साकोनोलोजाल 0.2% तक अगर उनका स्प्रे कर दें तो डिजीज़ को पूरी तरह से हम जो है रोग मुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं और डिजीज़ का इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।